हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले हैं उन्हीं के बेसिस पर आधारित है। ठीक है, तो हम रोज़ आपके सामने एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आते हैं, जो कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं के आधारित तो क्वेश्चन लेकर आते हैं। और आज भी एक आपके सामने अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भूटान, मतलब जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए दिया आपका सिक्किम, ऑप्शन बी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका मेघालय और ऑप्शन डी दिया आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी क्या दिया, पश्चिम बंगाल। तो किसकी बात कर रहा है, भूटान की। भूटान की बात करते हैं सिक्किम के साथ भी सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी और पश्चिम बंगाल, ये तीनों के साथ साझा करता है। और जो ऑप्शन सी हमारा जो है इसके साथ साझा नहीं करता, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे मेघालय मतलब क्या है, मेघालय का असम के नीचे है, इसलिए इसके साथ आपका भूटान की सीमा साझा नहीं हो पाता है। अगर से मेघालय का लोकेशन देखेंगे तो आपका असम के यहाँ पर असम है, इसके नीचे आपका मेघालय दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। अगर पूछे इसकी स्थापना पहले कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अगर पूछे पहली बैठक यानी पहली मतलब अधिवेशन जो है आपका कहाँ पर हुआ था, यानी कब हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था आपका 1885 में। कब, 1885 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था आपका मुंबई में यानी बम्बई में। ठीक है, बम्बई में। ठीक, कहाँ पर, बम्बई में यानी मुंबई में। होना कहाँ था, होना था आपके पुणे में। वहाँ पर प्लेग फैलने के कारण ये कहाँ पर हो गया, मुंबई में हुआ था। ठीक है, पहला बैठक। इसमें अगर पूछे अध्यक्ष कौन थे, किसमें पहले बैठक में अगर पूछे अध्यक्ष कौन थे, तो थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो आपके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहले अधिवेशन में पूछे अगर टोटल कितने प्रतिनिधि थे, टोटल आपके 72 प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधि थे। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो हुआ था 1886 में। कहाँ पर, कोलकाता में यानी कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता में, कोलकाता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर, कोलकाता में हुआ था। ये किसने किया था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे भाई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इनके बारे में अगर बात करते पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष थे। अगर पूछे इसमें टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसमें 434 प्रतिनिधियों ने आपके भाग लिया था। तीसरा अगर से तीसरे अधिवेशन की बात करें कब हुआ था, तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। तीसरा अधिवेशन 1887 में कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था आपका इलाहाबाद में। कहाँ पर, इलाहाबाद है, वर्तमान में बोले तो प्रयागराज। ठीक है, तीसरा हुआ था आपका इलाहाबाद में, सॉरी इलाहाबाद में चौथा हुआ था, इलाहाबाद में चौथा हुआ था। ठीक है, तीसरा की बात करें ये हो गया आपका मान लीजिए से चौथा। ठीक, कब, 1888 में, 1888 में। ठीक है, लिख लेते हैं फिर से। ठीक, ओ 1887। तीसरा कहाँ हुआ था, तीसरा हुआ था आपके मद्रास में। इसका ट्रिक है आपका बक मई बक। ठीक है, इसको याद करने के लिए ट्रिक याद कर लीजिएगा, बक मई बक। तो तीसरा कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका मद्रास में। कहाँ पर, मद्रास में। कब, 1887 में हुआ था। अगर पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जिसके अध्यक्ष थे, तैयब जिसके अध्यक्ष थे। कौन, बदरुद्दीन तैयब। मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कहाँ कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब थे। कहाँ पर हुआ, मद्रास में। किसने अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब। कब हुआ, 1887 में। अगर पूछे इसमें कितने प्रतिनिधि थे, तो इसमें टोटल आपके 607 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और बदरुद्दीन तैयब की बात करें तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, और हम चौथे की बात कर ले तो चौथा हुआ था 1888 में। ये चार अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये चार जो है आपके अति महत्वपूर्ण हैं। चौथा कहाँ पर हुआ था,
चौथा हुआ था आपका इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद बोले या वर्तमान में बोले तो प्रयागराज में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, ठीक। ये कौन थे? अगर जॉर्ज यूल की बात करें तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कब थे, कब बने थे? तो बने थे आपके पहले अंग्रेज अध्यक्ष कब बने थे? 1888 में, चौथे अधिवेशन में। अगर पूछे इसमें टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 1248 प्रतिनिधियों ने चौथे कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर पूछे कांग्रेस की स्थापना को, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसने किया था? तो किया था आपके ओयो ह्यूम ने। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1885 में हुआ था, 72 प्रतिनिधियों के साथ। कहाँ पर? मुंबई में, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा 434 प्रतिनिधि के साथ आपके कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपके कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। कब हुआ था? तो हुआ था आपके 1886 में। दूसरा 1886 में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इनके बोले तो पहले पारसी अध्यक्ष थे। और तीसरा की बात करें, तीसरा हुआ था आपका 1887 में 607 प्रतिनिधियों के साथ। कहाँ पर? मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक। और चौथे की बात करें, चौथा हुआ था 1888 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में 1248 प्रतिनिधियों के साथ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज यूल, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक। हमारा क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर? देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था आपके कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मुस्लिम लीग ने डैश को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने डैश को प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में कब मनाया? ऑप्शन ए दिया आपका 10 अगस्त 1946, ऑप्शन बी दिया आपका 14 अगस्त 1946, ऑप्शन सी दिया आपका 16 अगस्त 1946 और ऑप्शन डी दिया आपका 12 अगस्त 1946। तो मुस्लिम लीग ने कब मतलब किस डेट को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन दिवस के रूप में मनाया था? तो मनाया था आपका 16 अगस्त 1946 को। नहीं, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है? 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन दिया आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी दिया आपका ठीक है, देख लेते हैं। पूछा है 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे भारत का पहला कौन सा 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है? ऑप्शन ए दिया आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी दिया आपका अहमदाबाद बड़ोदरा नेशनल एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी दिया आपका यमुना एक्सप्रेसवे और ऑप्शन डी क्या दिया है? ऑप्शन डी दिया आपका ग्रांड ट्रक रोड। तो पूछा है भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। कौन सा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है आपका 94.5 किमी, 94.5 किमी इसकी लंबाई है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गोबी मरुस्थल। कौन सा? गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका, ऑप्शन ए दिया आपका यूरोप, ऑप्शन बी दिया आपका उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दिया आपका अफ्रीका और ऑप्शन डी दिया आपका एशिया। तो अगर पूछे पहले बात करें हम गोबी मरुस्थल किस देश में है, गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो ये आपके कहाँ पर? चीन और मंगोलिया में, ठीक है। चीन प्लस मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? आपका गोबी मरुस्थल। अगर पूछे दोनों देश किस महाद्वीप में है, तो आपके एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। यानी आंसर हमारा क्या हो जाता है? आंसर हमारा डी सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे अफ्रीका के अगर से कोई अफ्रीका के मरुस्थल की बात करें, अफ्रीका का कौन सा मरुस्थल है, तो यहाँ पर आपके एक सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? सहारा मरुस्थल है। यहीं पर आपका एक कालाहारी मरुस्थल है, ठीक।
अगर हम उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका में आपका सोनरेन मरुस्थल, और यूरोप में बात करें तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप, कभी भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है, तो आपका यूरोप महाद्वीप होगा जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। अगर हम और से मरुस्थल की बात करें, जैसे हो गया आपका तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल अगर पूछे कहाँ पर है, ठीक है। एक है आपका थार मरुस्थल पूछ लिए, फिर एक है आपका दस्त एक कबीर और दस्त ए लुक, ये दोनों की बात करें, ये दोनों कहाँ पर है। एक है आपका नामुद, कौन सा, नामुद मरुस्थल, फिर है आपका हमद मरुस्थल, फिर एक है आपका कराकुम मरुस्थल, कौन सा, कराकुम, ठीक है। अगर इन सब की बात करें सब कहाँ पर हैं, तो अगर हम किसकी बात करें, तकला मकान मरुस्थल की बात करें तो कहाँ पर है, आपके चीन में है। कहाँ पर है, चीन में आपका तकला मकान मरुस्थल है। थार मरुस्थल की बात करें तो आपके इंडिया और पाकिस्तान में है। कहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान में है। दस्त कबीर की बात करें, दस्त कबीर और दस्त लुक की बात करें तो आपके ईरान में है। कहाँ पर है, ईरान में है। कहाँ पर, ईरान में, ठीक है। नामुद और हमद दोनों की बात करते हैं आपके यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में कौन कौन से हैं, नामुद है और हमद है, नामुद है और हमद है। अगर हम कराकुम की बात करें, कराकुम की बात करते हैं आपका तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में आपका कौन सा, कहाँ पर बात करें, तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में कौन सा मरुस्थल है, तो आपका कराकुम मरुस्थल है, ठीक है। पूछा था आपका गोबी मरुस्थल, तो आपका हो गया एशिया में, किस देश में है, तो चीन और मंगोलिया में स्थित है। तकला मकान की बात करें चीन में है। थार की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान में है। दस्ते कबीर और दस्ते लुक की बात करें तो आपके ईरान में है। नामुद और हमद की बात करते आपके यूएई में है। और कराकुम की बात करें तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आरबीआई के पास कितने नोट छापने वाले प्रेस हैं। आरबीआई के पास कितने नोट छापने वाले प्रेस हैं। अगर हम बात करें भारत में कुल टोटल कितने मतलब नोट छापने वाले प्रेस हैं, तो आपके टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है आपका देवास, क्या है, देवास, ये कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। एक है आपका नासिक, ये कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। इसके बाद है आपके, एक है आपका सलबोनी पूछे अगर कहाँ पर है, तो आपके वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और एक है आपका मैसूर, कहाँ पर है, ये मैसूर में है। और मैसूर कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर, कर्नाटक में, ठीक है। ये आपके 4 क्या है, आपके 4 नोट छापने वाले प्रेस हैं, ठीक है। और अगर हम देवास और नासिक की बात करें, देवास और नासिक की बात करते हैं, दोनों केंद्र सरकार के अधीन है। किसके अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। और ये दोनों जो है आपके आरबीआई के अधीन है, आरबीआई के अधीन है, ठीक है। अगर पूछा, क्वेश्चन हमारा पूछा था आरबीआई के पास कितने नोट छापने के वाले प्रेस हैं, तो आरबीआई के पास कितने हैं, 2 हैं। और पूछे भारत के पास, भारत में कितने हैं, टोटल हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 2। यानी पूछा है आरबीआई के पास ना, आरबीआई के पास कितने हैं, आपके 2 हैं। कौन कौन से हैं, सलबोनी है जो वेस्ट बंगाल में है, मैसूर है आपका जो कर्नाटक में है, ठीक। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछता है टकसालें, तो क्या आपके नोट और सिक्के के लिए क्या है, सिक्के जहाँ ढले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे टकसाल कहते हैं। टोटल कितने टकसाल हैं, टोटल आपके 4 टकसाल हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका नोएडा में, कहाँ पर, नोएडा में है, ठीक है। एक है आपका हैदराबाद में, एक है आपका कोलकाता में, और एक है आपका मुंबई में, और इनकी पहचान कैसे की जाती है, तो नोएडा में जो है उसका पहचान है आपका डाट, उस पर क्या होता है, डाट, उस सिक्के पे सन के नीचे जो है आपका डॉट दिया रहता है। और हैदराबाद में जो है वहाँ पर उस पर होता है आपका स्टार बना होता है, डेट के नीचे जो आपका डेट डाला होता है सिक्कों पर, उसके नीचे आपका स्टार बना होता है। जो
नोएडा का होगा उसके नीचे आपका डॉट रहता है, और जो हैदराबाद का रहता है, जो हैदराबाद का मतलब जो हैदराबाद में ढाला जाता है सिक्का, उसके नीचे क्या बना जाता है, उसके नीचे आपका स्टार होता है। और जो कोलकाता का होता है इस पर कुछ नहीं बना होता, और जो मुंबई का होता है उस पर क्या होता है, आपका डायमंड बना होता है। क्या होता है, डायमंड बना होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी दिया आपका सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी दिया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन डी दिया आपका सोडियम सल्फेट। ऑप्शन डी क्या दिया है, सोडियम सल्फेट। तो फोटोग्राफी में पूछा, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, ये किया जाता है आपका सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट के सूत्र की बात करें तो सोडियम को होता है Na, तो सोडियम थायोसल्फेट यानी हो जाएगा Na2S2C3, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है Na2S2 और C3। इसी प्रकार और से मतलब रासायनिक सूत्र डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाते हैं कि ये किसका रासायनिक सूत्र है। तो अगर हम पूछे C6 किसके, क्या बोले, C6H12O6 अगर पूछे किसका है, ठीक है। इसी प्रकार पूछे C6H6 और O, ये किसका मतलब रासायनिक सूत्र है। एक होता है उससे आपका NaCl हो गया, ठीक है। एक हो गया आपका H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, फिर हो गया आपका C6H8 और O7, ये अगर पूछे ये रासायनिक सूत्र किसका है, ठीक है। इसके बाद आपका C2H4 और O2, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं, अगर पूछे किसका C6H12 और O6 अगर पूछे किसका रासायनिक सूत्र है, इसे ये किसका है, तो आपका ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज का है, ठीक है, ग्लूकोज का, ठीक। और दूसरा दिया आपका C6H6 और O, अगर ये किसका है तो पूछे आपका एल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्कोहल का हो जाएगा, एल्कोहल का, ठीक है। और NaCl है, ये NaCl है, NaCl ये आपका सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका हाइड्रोस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO पर क्या होता है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। और ये जो है आपका C6H8 और O7 है, ये आपका सैट्रिक अम्ल का है, किसका है, सैट्रिक अम्ल का है, ठीक है। और C2H4O2 की बात करें, C2H4O2 की बात करें तो आपका सिरका का रासायनिक सूत्र किसका है, सिरका का रासायनिक सूत्र है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ लेखक दिए गए हैं, एक तरफ आपकी कृति है, ठीक है। ऑप्शन एक तरफ का लेखक दिया गया है, मतलब पूछा कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा, इन्हें का मिलान करना है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के दिया है शतरंज के खिलाड़ी, दीनबंधु मित्र देवी चौधरी रानी, और प्रेमचंद नील दर्पण। तो अगर से मिलाना तो सबसे अगर पूछे किसका दीनबंधु मित्र का क्या है, तो आपका नील दर्पण है, दीनबंधु मित्र का क्या है, नील दर्पण है, ठीक है, दीनबंधु मित्र नील दर्पण। और बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें, किसकी, बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो आपका देवी चौधरानी की कृति क्या है, देवी चौधरानी। और प्रेमचंद का क्या है, शतरंज के खिलाड़ी। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, A का 2 हो जाएगा, और B का 3 हो जाएगा, और C का 1 हो जाएगा। A का 2, B का 3 और C का 1, A का 2, B का 3 और C का 1, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। हालांकि ये क्वेश्चन हमें लग रहा है अगले ही क्वेश्चन मतलब ये रिपीट हो गया, क्योंकि अगले ही अगर रिपीट नहीं हुआ तो अगले ही मतलब इसके बारे में अगले ही क्लास में आपको बताया गया है, ठीक है। पूछा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसमें बताया था आपके दक्षिण अमेरिका में टोटल कितने देश हैं, टोटल आपके कितने देश हैं, 13 देश हैं, कितने 13 देश हैं। उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा, आपका ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, कौन सा, ब्राज़ील जो है आपका सबसे
बड़ा देश। अगर पूछे ब्राज़ील की राजधानी क्या है तो ब्राज़ील की राजधानी आपकी ब्राज़ीलिया है। क्या है? ब्राज़ीलिया है। इसकी ब्राज़ील की राजधानी आपकी ब्राज़ीलिया है। अगर पूछे अर्जेंटीना की राजधानी क्या है तो अर्जेंटीना की राजधानी आपके ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी? अर्जेंटीना की है। अब बोलीविया की राजधानी क्या पूछे? बोलीविया की राजधानी पूछे तो हो जाएगा आपका लापाज। क्या हो जाएगा? लापाज आपका बोलीविया की राजधानी हो जाएगा। कोलंबिया पूछे तो हो जाएगा आपका बोगोटा। ठीक है, कोलंबिया बोगोटा हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका लापाज और ये हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? ये आपके अर्जेंटीना के। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। किसकी है? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कारगिल समीक्षा समिति को भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में नियुक्त किया गया था। कारगिल समीक्षा समिति को भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में नियुक्त किया गया था। मतलब किस वर्ष में जो है आपका कारगिल समीक्षा समिति जो है ये मतलब नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका 1999, ऑप्शन बी दिया आपका 1993, ऑप्शन सी दिया आपका 2002 और ऑप्शन डी दिया आपका 2000। ऑप्शन डी क्या दिया है? 2000। अगर पूछे कारगिल कारगिल विजय दिवस कब मनाया था? मनाया था आपका 26 जुलाई को। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कारगिल समीक्षा समिति जो आपका कब गठित की गई थी? ये की गई थी 29 जुलाई 1999 को। 29 जुलाई 1999 को कारगिल समीक्षा समिति गठित की गई थी। कब की गई थी? 1999 में। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्रयान 3 को काउंट डाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? ऑप्शन दिया आपका एन वलारमथी, ऑप्शन बी दिया आपका वी आर ललितांबिका, ऑप्शन सी दिया आपका मौमिता दत्ता और ऑप्शन डी दिया आपका टेसी थॉमस। ऑप्शन डी क्या दिया है? टेसी थॉमस। ठीक है, तो जो आपका चंद्रयान 3 के पहले और जो भी आपके प्रक्षेपण हुए थे, जो भी आपके उपग्रह लॉन्च किए, उसमें जो आवाज़ देती थी आपके कौन थी? तो थी आपके एन वलार मथी थी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? निम्न काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है आपके कर्नाटक में नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका चिकमंगलुरु, ऑप्शन बी दिया आपका कुर्ग, ऑप्शन सी दिया आपका बाबा बुदनगिरी और ऑप्शन डी दिया आपका पलनीस। ऑप्शन डी क्या दिया है? पलनीस। ठीक है, तो पूछा है निम्न काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में है? तो चिकमंगलुरु की बात करें, कुर्ग की बात करें और बाबा बुदनगिरी, ये तीनों आपके काफ़ी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? तीनों आपके कर्नाटक में है। लेकिन पुलनीस जो है ये नहीं है। पुलनीस एक पर्वत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दिया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया आपका राजीव गांधी, ऑप्शन सी दिया आपका महात्मा गांधी और ऑप्शन डी दिया आपका इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी क्या दिया? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो किसकी बात करें? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन अगर पूछे किसके द्वारा किया गया था तो किया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? तो किया गया था आपका 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिला से इसे शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर पूछे पंचायती राज व्यवस्था जो है इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला? इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 से संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? मतलब लिटमस किससे मिलता है? ऑप्शन ए दिया आपका प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी दिया आपका विषाणु, ऑप्शन सी दिया आपका लाइकेन और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका किस जीव के द्वारा लिटमस देता है? ये देता है आपके लाइकेन। कौन? लाइकेन। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, किस लोक नृत्य को गागर लोटी है सिर्फ, ये क्या है, गागर लोटी गरबा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे गरबा कहाँ का है तो आपके गुजरात का है, ठीक है। इसमें पूछा गागर लोटी गरबा के नाम से जाना जाता है। किस लोक नृत्य को गागर लोटी गरबा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ने दिया पंडवानी नृत्य, कहाँ का है, आपके छत्तीसगढ़ का है, ठीक। ऑप्शन बी दिया आपका मेरास नृत्य, ऑप्शन सी दिया आपका पनिहारी यहाँ पर नृत्य है, क्या है, पनिहारी नृत्य है। ये क्या है आपका, पनिहारी नृत्य है, क्या है, पनिहारी नृत्य है, पनिहारी नृत्य है, ठीक है। तो पूछा गया कि और ऑप्शन नहीं दिया इनमें से कोई नहीं। इसकी बात करें गागर लोटी गरबा मतलब किस नाम से जाने जाते हैं, तो पनिहारी नृत्य के नाम से जाने जाते हैं। ये भी कहाँ का है, ये भी आपके गुजरात का ही, कहाँ का है, गुजरात का, ठीक है, गुजरात, ठीक। तो हो गया हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा जो है पनिहारी नृत्य जो है उसे ही गागर लोटी गरबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, मतलब कौन सा तत्व है जो आपके भूपर्पटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ने दिया आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी दिया आपका लोहा और ऑप्शन डी दिया आपका सिलिकॉन। ऑप्शन डी क्या दिया है, सिलिकॉन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका ऑक्सीजन, कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर पूछे कि लगभग कितना पाया जाता है, लगभग आपको 46.71% मतलब पाया जाता है, इतना परसेंट आपके पाया जाता है, ठीक। इसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपका सिलिकॉन, क्या है, सिलिकॉन कितना पाया जाता है, तो पाया जाता है आपका 87.69%। इसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम है, फिर है आपका आयरन, ठीक है, आयरन है, फिर आपका कैल्शियम है, ठीक है। इसी प्रकार है सब, ये आपके घटते क्रम में है, ठीक। सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर आयरन है, फिर कैल्शियम है। इसके बाद बात करें तो सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम है, फिर आपका मैग्नीशियम, ठीक। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर, भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? ऑप्शन दिया आपका मथुरा, ऑप्शन बी दिया आपका वाराणसी, ऑप्शन सी दिया आपका प्रयागराज और ऑप्शन डी दिया आपका अयोध्या। ऑप्शन डी क्या दिया, अयोध्या में, ठीक है। तो तुलसी मानस मंदिर की बात कर रहा था, कहाँ पर है, आपके वाराणसी में, कहाँ पर है, वाराणसी में है, ठीक है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि तुलसी मानस मंदिर में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। कहाँ पर, जो वाराणसी में आपका तुलसी मानस मंदिर है, मतलब ऐसा माना जाता है कि तुलसी मानस मंदिर में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, ठीक है। अगर हम सदिश और अदिश की बात करें तो सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और अदिश राशि की बात करें तो अदिश जिसमें सिर्फ दिशा होती है, और परिमाण नहीं होता है, ठीक है। जिसमें सिर्फ परिमाण, इसकी सदिश राशि जिसमें दोनों हो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कौन कौन सी होती हैं? सदिश राशि जैसे तो हो जाएगा आपका वेग हो जाएगा और विस्थापन हो जाएगा, क्या, विस्थापन हो जाएगा, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ये सब आपके सदिश राशि हैं। इसके बाद बात करें तो आपका बल हो गया, ये सब आपके क्या है, सदिश राशि है। और हम अदिश की बात करें, अदिश में क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जैसे तापमान हो गया, समय हो गया, यहाँ पर वेग था, यहाँ पर चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाल भी आपका क्या है, ये अदिश राशि है। इसके बाद आपका आयतन हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ये सब आपके अदिश राशि हैं, ठीक।
सदिश राशि कौन कौन सी है? वेग, विस्थापन, त्वरण और बल। अदिश राशि की बात करें तापमान, समय, चाल, आयतन, दूरी इत्यादि। ठीक है, ये सब आपके क्या है? ये आपके अदिश राशि है। पूछा कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि की बात करें कौन से हो जाएगा? दूरी की बात करें, चाल की बात करें, समय के, तीनों क्या है आपके अदिश राशि हैं। लेकिन विस्थापन की बात करें क्या है? ये आपके सदिश राशि, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? ऑप्शन ए दिया आपका आम, ऑप्शन बी दिया आपका पीपल, ऑप्शन सी दिया आपका परिजात और ऑप्शन डी दिया आपका साल। ऑप्शन डी क्या दिया है? साल। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता से मोहरों जो प्राप्त हुई हैं इससे मतलब इसमें कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो मिलती है आपके पीपल की, पीपल की। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों की बात करें तो अब तक लगभग टोटल आपके 3500 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी दिया आपका पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी दिया आपका बिमल जालान और ऑप्शन डी दिया आपका पी चिदम्बरम। ऑप्शन डी क्या दिया है? पी चिदम्बरम। तो किसका बोला? भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत अगर पूछे किसे कहा जाता है तो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।